नमस्कार दोस्तों, पुनर्जागरण टॉपिक पर यह हमारा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो पहले वह वीडियो देखें, उसके बाद यह वीडियो देखें। तो पिछले वीडियो में हमने यह जाना कि किस तरह से यूरोप में अब वैचारिक परिवर्तन आ रहे हैं और उन वैचारिक परिवर्तनों के चलते जो घटनाक्रमों में परिवर्तन आ रहे हैं उसी सम्मिलित घटना को हम पुनर्जागरण के नाम से जान रहे हैं। तो पिछले वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से यूरोप में जो भौगोलिक खोजें हुई, उन भौगोलिक खोजों ने यूरोप में न केवल भौतिक समृद्धि लाई बल्कि वहां की बौद्धिक दरिद्रता को भी दूर किया। हमने पिछले वीडियो में पढ़ा कि किस तरह से अब बाइबल का स्थानीय भाषाओं में अनुवाद हो रहा है, किस तरह से प्रिंटिंग प्रेस और कागज के आविष्कार के कारण बाइबल की लाखों प्रतियां छप रही हैं। और जब बाइबल की लाखों प्रतियां छप रही हैं तो फिर जन सामान्य के हाथ में बाइबल पहुंच रही है। और जन सामान्य के हाथ में जब बाइबल पहुंच रही है तो वो बाइबल पढ़कर अब उस वैचारिक दरिद्रता से दूर हो रहा है। जब पहले पोप और पादरी यह कहकर कि बाइबल में यह लिखा है कि तुम जन्म से पापी हो, इसलिए तुम्हें अपने कष्टों को दूर करने के लिए अपने स्वर्ग को सुधारने यानी कि अपने परलोक को सुधारने के लिए यदि आप स्वर्ग जाना चाहते हैं तो आप चर्च को दान दीजिए। अब चूंकि अब बाइबल उसने स्वयं भी पढ़ ली है तो अब इन बहकावों में वो नहीं आ रहा है और अब वो प्रश्न पूछ रहा है। कैसे प्रश्न पूछ रहा है? देखिए, तर्क और प्रश्न। पिछली बार भी हमने बात की थी तर्क और प्रश्न की। वह प्रश्न पूछ रहा है। क्या प्रश्न पूछ रहा है कि अगर आप धन संपदा दान लेकर मेरी एक टिकट स्वर्ग में बुक कर रहे हैं तो उसका क्या प्रूफ है? हो सकता है कि मैं वहां जाऊं यानी कि मैं स्वर्ग में जाऊं तो वहां पर कोई आकर मुझसे कह दे कि आपकी टिकट तो कंफर्म नहीं है, इसलिए आप कुछ मुझे ऐसा कंफर्मेशन टिकट दे दीजिए जिसमें सीट नंबर वगैरह लिखा हो। तो कहने का तात्पर्य ये कि अब तर्क और प्रश्न चिन्ह अब चर्च से लोग प्रश्न कर रहे हैं, पोप पादरियों से लोग प्रश्न कर रहे हैं। पहले अंधकार युग में किसी प्रकार का कोई प्रश्न या कोई तर्क नहीं होता था, तो यहाँ पर अब ये प्रश्न कर रहे हैं। और भी प्रश्न चिन्ह लगाने का और क्या कारण है? धर्मयुद्ध एक कारण है। धर्मयुद्ध जिसे हम क्रूसेड भी कहते हैं। अब ये क्रूसेड क्या है? धर्मयुद्ध दरअसल ईसाइयत और इस्लाम के बीच हुआ और यह जो युद्ध हुआ वह यरूशलेम को लेकर हुआ। और इस युद्ध के कारण जो पुनर्जागरण संभव हो पाया उसे हम समझेंगे। पहली चीज तो ये कि युद्ध के कारण दो भिन्न भिन्न विचारधारा वाले लोग, दो भिन्न भिन्न संस्कृति वाले लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। और जब वो एक दूसरे के संपर्क में आए तो भिन्न भिन्न विचारधाराओं का आदान प्रदान हुआ, नवीन विचारों का आदान प्रदान हुआ, नवीन ज्ञान विज्ञान को लोगों ने एक दूसरे से सीखा। इसके अलावा जब धर्मयुद्ध का परिणाम आया और ईसाइयत की उस युद्ध में पराजय हुई तो फिर अब लोगों के मन में ये बात आ रही है कि जब चर्च इतना शक्तिशाली है तो फिर हमारी पराजय क्यों? तो फिर पोप पादरियों चर्च पर प्रश्न चिन्ह लगाने का यह भी एक कारण था। इसके अलावा अगर हम बात करें तो और भी कई कारण थे जिन कारणों को हमने पिछले वीडियो में जाना है। एक घटना का हमने जो जिक्र किया था वो घटना है कस्तुनतुनिया का पतन। अब ये कस्तुनतुनिया का पतन किस तरह से पुनर्जागरण के लिए सहायक था? हालांकि देखिए, वैचारिक जो उत्थान की प्रक्रिया है वो तो चल ही रही थी, लेकिन कस्तुनतुनिया का पतन एक ऐसी घटना थी जो एक तात्कालिक कारण बन गया पुनर्जागरण का। इसलिए उस कस्तुनतुनिया का पतन किस तरह से कारण है पुनर्जागरण का हम समझ लेते हैं।
चलिए, तो यहां पर आप समझिए कि ये पूर्वी देश जिसमें भारत भी शामिल है और ये पश्चिमी देश यूरोप के ब्रिटेन जैसे देश। तो प्राचीन काल में पूर्वी और पश्चिमी देशों के बीच जो व्यापार है वो बड़ी संपन्न अवस्था में था और संपन्न अवस्था के अंतर्गत हम समझेंगे कि पूर्वी देशों यानी कि भारत का जो मसाला हाथीदार की वस्तुएं थी उनकी काफी मांग पश्चिमी देशों में थी। हालांकि यूरोप की किसी वस्तु की मांग भारत में नहीं थी, यानी कि भारत उस समय आत्मनिर्भर था। जिस दिशा में हम आज बढ़ रहे हैं, हम कह रहे हैं कि आत्मनिर्भर बने, तो जिस समय की मैं बात कर रहा हूं उस समय निश्चित तौर पर भारत आत्मनिर्भर था, क्योंकि पश्चिमी यानी कि यूरोप के देशों की किसी भी वस्तु की मांग भारत में नहीं थी। हालांकि भारत के मसालों की मांग यूरोप में बहुत ज्यादा थी। इस कारण से यह जो व्यापार होता था, इस व्यापार का संतुलन पूरी तरह से भारत के पक्ष में था, यानी कि अब हीरे जवाहरात, बहुमूल्य धातुएं, सोने चांदी का फ्लो कहाँ होता था? पश्चिमी देशों से भारत की ओर होता था। तो यह जो व्यापार होता था, ये जो व्यापार होता था स्थलीय मार्ग से। हालांकि इस स्थलीय मार्ग के व्यापार में कभी भी भारतीय व्यापारी यूरोपीय देशों से नहीं, भारतीय व्यापारी कभी यूरोपीय देश नहीं है और यूरोपीय व्यापारी कभी भारत नहीं आए। तो व्यापार कैसे होता था? जो अरब व्यापारी थे वो मध्यस्थता का कार्य करते थे, अरब व्यापारी ही व्यापार करते थे। अब जब 1453 में एक घटना हुई कि ऑटोमन तुर्कों ने कस्तुनतुनिया पर आक्रमण कर दिया। अब ये कस्तुनतुनिया क्या है? कस्तुनतुनिया एक जगह है जो कि प्राचीन पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी। देखिए, रोमन साम्राज्य दो भागों में विभाजित था। एक पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी रोम थी, जो कि इटली की राजधानी वर्तमान में, और पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी। माफ कीजिएगा, पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी राजधानी कस्तुनतुनिया थी। यह वर्तमान में जो टर्की है, टर्की में जो इस्तांबुल नाम की जगह है, उसे कस्तुनतुनिया के नाम से जाना जाता था पहले। तो उस कस्तुनतुनिया पर जब ऑटोमन तुर्कों ने आक्रमण कर दिया तो उस कस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का आधिपत्य स्थापित हो गया। जब ऑटोमन तुर्कों का आधिपत्य यहाँ पर स्थापित हुआ तो ये जो व्यापारिक मार्ग है, यहाँ पर बीच में कस्तुनतुनिया पड़ रहा है, ये जो व्यापारिक मार्ग है वो क्या हो गया? अवरुद्ध हो गया। व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो व्यापार अवरुद्ध हो गया। अब देखिए, हम क्या बात कर रहे हैं यहाँ पर कि चूंकि भारत आत्मनिर्भर था, इसलिए भारत को इस व्यापार के अवरुद्ध हो जाने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन यूरोप के देशों को पड़ा। उन्हें तो भारत के साथ व्यापार करना ही था। तो चूंकि यह मार्ग अवरुद्ध हो गया तो दूसरा मार्ग। अब यहाँ पर इस कारण से, इस घटना के कारण से नवीन व्यापारिक मार्गों की खोज के लिए प्रोत्साहन मिल रहा है और इस प्रोत्साहन के चलते अब स्पेन का एक व्यक्ति कोलंबस, वो अब भारत की खोज में निकल रहा है। अब चूंकि स्थलीय मार्ग बंद हो चुका था तो अब समुद्री मार्ग ही एक ऑप्शन बचा था। तो समुद्री मार्ग के बारे में उसने सोचा कि कैसे मैं भारत पहुंचूं। पहले तो मार्ग का ज्ञान था नहीं, तो उसने ये सोचा कि अगर मैं यहाँ पर हूं और चूंकि भारत यहाँ है, तो चूंकि उस समय तक ये ज्ञान हो चुका था कि पृथ्वी गोल है, तो अगर मैं पश्चिम की दिशा में निकलूंगा तो एक दिन भारत पहुंच जाऊंगा। लेकिन उस समय तक ये ज्ञान नहीं था कि बीच में अमेरिका जैसा भी एक महाद्वीप है। तो वो निकला और पहुंच गया कैरिबियन सागर में। और जब वह कैरिबियन सागर में पहुंचा और वहां के लोगों से जाकर मिला तो उसे ऐसे लगा कि मैं इंडिया पहुंच गया। तब चूंकि पश्चिम की ओर निकला था और इंडिया पहुंचा था, इसलिए उसने उस क्षेत्र को वेस्ट इंडीज कहा और वहां के लोगों को चूंकि उसे ऐसा लगा कि ये लोग इंडियन हैं, इसलिए उनको रेड इंडियन कहा। इसलिए आप आज पढ़ते हैं कि अमेरिका के मूल निवासी रेड इंडियन है। अब देखिए, अमेरिका के मूल निवासी इंडियन कैसे हो सकते हैं? लेकिन चूंकि कोलंबस ने वो नाम दिया था क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये लोग इंडियन हैं, इसलिए उन्हें रेड इंडियन कहा जाता है।
ठीक है, अब अमेरिकन किसे कहा जाता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अब कोलंबस के बाद यहाँ पर अमेरिको वेस्पुसी नाम का एक व्यक्ति है जो कि अब निकलकर अब यह बता रहा है कि जो आपने खोज की है वो दरअसल इंडिया नहीं है, अमेरिका है, और उसी अमेरिकी वेस्पुसी के नाम पर इस महाद्वीप का नाम अब अमेरिका पड़ रहा है। उसके बाद पुर्तगाल का एक व्यक्ति वास्को डी गामा, जो आपको पता है 1498 में, अब वो निकलकर कैप ऑफ द होप होते हुए भारत पहुंच रहा है कालीकट। ये सब घटनाएं, ये जो भौगोलिक खोजों का जो प्रोत्साहन है वो अब लोगों को मिल रहा है, उसका बड़ा कारण यही है कि कस्तुनतुनिया का पतन हो गया। अब देखिए कस्तुनतुनिया का पतन और किस तरह से पुनर्जागरण के लिए प्रभावी हुआ। देखिए कस्तुनतुनिया का जब पतन हुआ तो चूंकि कस्तुनतुनिया पूर्वी रोमन साम्राज्य की राजधानी थी और वह ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, और जब वह ज्ञान विज्ञान का केंद्र यहाँ पर कस्तुनतुनिया में था, और जब कस्तुनतुनिया पर ऑटोमन तुर्कों का आक्रमण हुआ तो ऑटोमन तुर्कों का जब आधिपत्य कस्तुनतुनिया पर हुआ तो उन्होंने उन ज्ञान विज्ञान यानी कि दार्शनिक, वैज्ञानिक, कलाकार उनको संरक्षण प्रदान नहीं किया, और जब संरक्षण प्रदान नहीं किया तो यहाँ के जो कलाकार, वैज्ञानिक, दार्शनिक जो थे वो यहाँ से अब चले गए, और वो कहाँ पहुंचे, इटली पहुंचे। तो कह सकते हैं कि यह ज्ञान विज्ञान का केंद्र कस्तुनतुनिया में जो था वो अब शिफ्ट कहाँ हो गया, इटली में, इसलिए अब पुनर्जागरण का प्रारंभ भी इटली से ही हो रहा है। तो कहते हैं कि कस्तुनतुनिया का पतन नहीं हुआ, कस्तुनतुनिया का प्रवसन हो गया। कहाँ, कस्तुनतुनिया से इटली में, यानी कि ज्ञान विज्ञान का केंद्र अब क्या हो गया, शिफ्ट हो गया। तो ये कस्तुनतुनिया का पतन दो तरह से पुनर्जागरण के लिए सहायक हुआ। एक नवीन व्यापारिक मार्गों की खोजों के लिए नवीन खोजें हुई, और दूसरा ये कि ज्ञान विज्ञान का केंद्र जब कस्तुनतुनिया से इटली चला गया तो इटली से ही अब पुनर्जागरण का प्रारंभ हो रहा है। तो ये कस्तुनतुनिया का पतन अब यहाँ पर आप समझिए। तो अब थोड़ा सा हम ये समझ लेते हैं कि कैसे, एक समराइज करते कि कैसे पुनर्जागरण किन किन कारणों या किन किन कारकों से संभव हो पाया। अब एक चीज और यहाँ पर रह गई है कि सामंतवाद एक प्रवृत्ति थी मध्यकाल में, यानी कि राजा के अंतर्गत बहुत सारे सामंत होते थे और उन्हीं सामंतों के हाथ में पूरी तरह से शक्ति का केंद्रण होता था, यानी कि राजा के पास कोई शक्ति नहीं थी, राजा उन सामंतों का पेंशन याफ्ता बनकर रह गया था। सामंतों के पास ही सेना होती थी और सारी शक्तियां सामंतों के पास होती थी, यानी कि जो राजा था वो पूरी तरह से सामंतों पर निर्भर था और जो जनता थी वो सामंतों के शोषण का शिकार थी। लेकिन जब इस काल में सामंतवाद का पतन हो रहा है तो लोगों को अब बहुत सारे ऐसे अवसर मिल रहे हैं कि ताकि वो प्रगति कर सके और राजा की शक्ति अब बढ़ रही है। और राजा को भी ये बात अच्छी लग रही है क्योंकि अगर किसी की शक्ति बढ़ेगी तो अच्छी ही बात है। तो हम थोड़ा सा एक समराइज करते हैं कि आखिर पुनर्जागरण के कारण क्या थे। एक कारण हमने पढ़ा, धर्म युद्ध एक कारण था, क्रूसेड। व्यापारिक विकास एक कारण था जो हमने पिछली वीडियो में देखा। उसके अलावा दार्शनिकों, साहित्यकारों की भूमिका थी। इसके अलावा प्रिंटिंग प्रेस तथा कागज का आविष्कार था। इसके अलावा हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी मंगोल साम्राज्य
की स्थापना भी एक कारण था। इसके अलावा कस्तुनतुनिया का पतन भी एक कारण था। और भी आप कुछ और कारण ढूंढ के लिख सकते हैं, हालांकि काफी कारणों की चर्चा हुई है। इस तरह से आप कुछ कारण लिख सकते हैं। तो मैंने पहले भी कहा था कि हाँ, एक कारण जो अभी चर्चा की थी उसको भी लिख सकते हैं, सामंतवाद का पतन। चलिए, तो मैंने पहले ही चर्चा की थी कि एमपीपीएससी मेंस की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पहले नॉलेज और उसके बाद उसकी समझ यानी कि विजडम, और उसके बाद फर्रे बनाने की एबिलिटी। फर्रे बनाने की एबिलिटी यानी कि आपने पुनर्जागरण पढ़ लिया और आप पुनर्जागरण अच्छे तरीके से समझ भी गए क्या आखिर पुनर्जागरण क्या था और क्या कारण थे। लेकिन जब प्रश्न पूछा जाएगा, बड़ा सिंपल एमपीपीएससी प्रश्न पूछता है कि बताइए पुनर्जागरण के क्या कारण थे। अब आप वहां सोचने बैठ जाए कि अच्छा सामंतवाद का ही पतन हुआ था, अच्छा कस्तुनतुनिया का भी पतन हुआ था, अच्छा अरे पता नहीं तीसरे नंबर पर क्या था, चौथे नंबर में क्या था। अगर आप इस तरह से अगर सोचते हैं वहां पर, इसका मतलब यह है कि आप उसी समय एमपीपीएससी मेंस के एग्जाम से बाहर हो गए। यहाँ पर आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए कि अगर इस तरह के प्रश्न हैं तो इस तरह के प्रश्न आपके लिए पहले से तैयार होने चाहिए। एक आपका फर्रा होना चाहिए जिसमें तैयार होना चाहिए कि अच्छा ये 7 कारण, जरूरी नहीं है कि ये 7 ही है, हो सकता है और भी हो, लेकिन आपको अपने स्तर पर 5, 6, 7 कारण तो तैयार रखने ही हैं कि जैसे ही प्रश्न आए और आपको छाप दे। क्योंकि अगर आप वहां सोचेंगे तो इतना समय नहीं होता। हालांकि अगली बार से इतना समय मिलने वाला है कि आप सोचेंगे, लेकिन इस बार तो सोचने का समय नहीं है। इसलिए आप इस तरह के प्रश्नों के उत्तर घर से ही तैयार करके जाएं कि जैसे ही वह प्रश्न देखे और आपको पूरा छाप देना है। ठीक है, और भी हम आगे स्टडी पर बात करते रहेंगे। ये पुनर्जागरण के कारणों को हमने पढ़ लिया। अब एक प्रश्न है कि पुनर्जागरण इटली में ही क्यों हुआ, तो उसके कई कारण हैं। कुछ कारणों पर हम चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं जो महत्वपूर्ण। तो कोई भी घटना किसी स्थान पर क्यों संपन्न हो रही है, अगर कोई आपसे पूछे तो उसका एक ही उत्तर है, अनुकूल भौगोलिक स्थिति। इटली में ही क्यों? इटली में ही क्यों? तो मैंने क्या कहा, अनुकूल भौगोलिक स्थिति एक कारण है। अब अनुकूल भौगोलिक स्थिति क्या है? जिस तरह से भूमध्य सागर के बीचों बीच अब इटली देश स्थित है, तो यह स्थिति उसके लिए काफी अनुकूल है। यानी कि व्यापार वाणिज्य का विकास, अगर हम कह रहे हैं कि पुनर्जागरण का एक कारण है, तो व्यापार वाणिज्य का विकास कहाँ ज्यादा संपन्न होगा? जहां पर तटीय क्षेत्र बहुत ज्यादा होगा, यानी कि समुद्र का तट बहुत ज्यादा होगा। और भूमध्य सागर जैसा तट, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। जब हम मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन का कारण जानना चाहते हैं और जब मध्य प्रदेश के पिछड़ेपन की बात करते हैं तो हम कहते हैं कि मध्य प्रदेश एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। किसी भी तरह से समुद्र तट हमारे प्रदेश से नहीं लगता, इसलिए यह भी एक कारण है कि हम पिछड़े हुए। क्यों? क्योंकि व्यापार अगर हम करना चाहते हैं, विदेशी व्यापार अगर हम करना चाहते हैं, अंतरराष्ट्रीय व्यापार अगर हम करना चाहते हैं, तो समुद्र तट का होना जरूरी है, बंदरगाहों का होना जरूरी है। तो इटली की भौगोलिक स्थिति, भूमध्य सागरीय स्थिति, उसके लिए व्यापार वाणिज्य के विकास के लिए बहुत अनुकूल स्थिति थी। तो एक कारण ये, और एक कारण ये है जो हमने चर्चा कर लिया है क्या, कि कस्तुनतुनिया का पतन होने के बाद कस्तुनतुनिया जो पहले जो ज्ञान विज्ञान का केंद्र था, वह ज्ञान विज्ञान का केंद्र कहाँ शिफ्ट हुआ? इटली में। यही एक कारण है। और क्या कारण हो सकता है? देखिए, हमने अभी क्या कहा कि पुनर्जागरण का मतलब यह है कि धर्म और चर्च की जकड़न से मुक्ति।
लेकिन मैं यहाँ पर ये बताने वाला हूं कि रोम जो पोप का स्थान शुरू से ही रहा है, उस पोप की उपस्थिति के कारण भी इटली में पुनर्जागरण प्रारंभ हो पाया। अब देखिए कैसे, धर्म से तो मुक्ति ले प्राप्त करनी है, लेकिन धर्म खुद पुनर्जागरण के लिए सहायक हो गया। कैसे? अगर रोम में पोप का निवास है, एक वेटिकन सिटी नाम की एक जगह है, देश है मतलब रोम के अंदर, तो वेटिकन सिटी जहां पोप का निवास है, अब चूंकि यह पोप कौन है? पूरे ईसाई जगत का एक धर्मगुरु। अब पूरे ईसाई जगत का एक धर्मगुरु है पोप, तो पूरा ईसाई जगत यहां पर आएगा। अब चूंकि यहां पर पूरे ईसाई पूरे देश विश्व से अगर आ रहे हैं, तो धन का अंतर प्रवाह यहां होगा। तो धन का अगर अंतर प्रवाह अगर होगा तो ये क्षेत्र कैसा होगा? समृद्धशाली होगा, बड़े बड़े नगरों का भी यहाँ विकास होगा। अब चूंकि धन का अंतर प्रवाह यहाँ पर होगा, बड़े बड़े नगरों का विकास होगा, तो हम समझ सकते हैं कि इसी धन ने भी पुनर्जागरण को सहायक यहाँ पर बनाया। और भी कई कारण हैं जो आप पढ़ रहे होंगे कि इटली में क्यों हुआ। अभी एक सामान्य परिचय आपने प्राप्त किया कि इटली में ही क्यों। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये भी एक प्रश्न है, जैसे कि पुनर्जागरण का कारण एक प्रश्न है, इटली में ही क्यों एक प्रश्न है। ठीक है, तो इसको भी आपको क्या करना है, आपका फर्रा तैयार रखना है कि क्या कारण है। पहले मान लो कारण है कि अनुकूल भौगोलिक स्थिति, यानी कि भूमध्य सागरीय स्थिति, व्यापार वाणिज्य के लिए पोप की उपस्थिति, जिससे धन का अंतर प्रवाह यहाँ हुआ। ठीक है, उसके बाद कस्तुनतुनिया का पतन, कस्तुनतुनिया का पतन भी एक यहाँ पर सहायक हुआ। ठीक है, और भी जितने भी कारण है वो सब क्या कर लो, तैयार करके रखो और लिख के रख लो कि जैसे ही यह प्रश्न आएगा आईजीडी छाप के आएंगे, तभी आप एमपीएससी से फेस पा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए और भी कुछ कारण आप खोजिएगा, मैं भी आगे बता दूंगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है, हम अब बात करते हैं पुनर्जागरण की परिपक्व अवस्था का, यानी कि जो वैचारिक उत्थान हो रहा है, जो नवीन विचारधाराओं का उत्थान हो रहा है, वो जब मैच्योर स्टेज में पहुंची तो उसे हमने कहा प्रबोधन। पुनर्जागरण की परिपक्व अवस्था को हमने कहा प्रबोधन। अवस्था को हमने क्या कहा? प्रबोधन। अब ये प्रबोधन के समय में कुछ विचारक थे, यानी कि मैं एक दो विचारकों के नाम बताना चाहता हूँ, हालांकि वो पुनर्जागरण कालीन नहीं थे, इसलिए मैंने इस शब्द को यहाँ पर डिफाइन किया कि जब पुनर्जागरण की विचारधारा धीरे धीरे परिपक्व अवस्था में पहुंच गई तो उसे हमने प्रबोधन कहा कि लोग अब इनलाइट हो गए। अब इस एनलाइटमेंट के दौर के जो कुछ विचारक थे उनके मैं नाम इसलिए बताना चाहूंगा क्योंकि वो पूछा भी जाता है। दो व्यक्ति हैं, एक रूसो और एक मॉन्टेस्क्यू, इन दोनों के बारे में हम बात कर रहे हैं, हालांकि ये दोनों ही फ्रांसीसी दार्शनिक हैं। रूसो एक व्यक्ति है जिसने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है, यानी कि वो प्रकृति की तरह स्वतंत्र है, लेकिन सर्वत्र जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो ही एक ऐसा व्यक्ति है जिसने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक लिखी, और सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की पुस्तक में उसने राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया। सोशल कॉन्ट्रैक्ट मतलब सामाजिक संविदा। संविदा का मतलब समझौता होता है, सामाजिक संविदा या समझौता। देखिए ऐसे नाम आ जाते हैं, कभी कभी आपने पढ़ा सोशल कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा, आपको पता है कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसकी बुक है? रूसो की, आपको पता है, लेकिन सोशल कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिखा, लिखा है सामाजिक संविदा। तो फिर थोड़ा सा आपको लगता है यार सामाजिक संविदा तो मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि संविदा का मतलब कॉन्ट्रैक्ट या समझौता होता है। उसने ये पुस्तक लिखी, इस पुस्तक में राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया।
अभी राज्य की उत्पत्ति क्या है, पहली चीज तो ये राज्य क्या है, ये सब बातें यहाँ पर हम करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, और उसने राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत के साथ एक सिद्धांत और दिया, सामान्य इच्छा का सिद्धांत। तो रूसो ने सोशल कॉन्ट्रैक्ट नाम की बुक लिखी जिसमें राज्य की उत्पत्ति का सिद्धांत दिया और सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और एक व्यक्ति और मैंने जिसका नाम लिया वो है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने एक सिद्धांत दिया शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत। मॉन्टेस्क्यू ने शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत दिया, इसको भी हम पढ़ रहे हैं। अब ये दोनों विचारकों की या दोनों दार्शनिकों की जो सिद्धांत हैं वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे, यानी कि इन सिद्धांतों के बारे में जो विस्तृत चर्चा है वो हम अपने अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।